हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए हैं आज क्या होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू मारुति सुजुकी अर्टिगा VXI CNG का। अब बात करते हैं कि मैंने कितना एक्सपीरियंस करा है इस गाड़ी को, किस हिसाब से आपको रिव्यू देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे फ्रेंड की गाड़ी है और इस गाड़ी को लगभग 1800 से 2000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ और कई सारे वीडियोज़ इस पर आपके लिए बना दिए हैं। हर तरह का माइलेज टेस्ट बना दिया, चाहे CNG का फुल टैंक का हो, CNG का 1 kg का हो, इवन CNG गाड़ी पे पेट्रोल माइलेज टेस्ट भी आपको दे दिया। नाइट ड्राइव रिव्यू हो या फिर वॉक अराउंड हो, तो कोई भी वीडियो आपको देखनी है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस रिव्यू की। तो इसमें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि मेरा एक कैसा एक्सपीरियंस रहा एक अर्टिगा VXI CNG के साथ 2025 में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको देते हैं इस अर्टिगा की सभी डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस ड्राइव को अपने टिपिकल वे में। सबसे पहले गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। सीट बेल्ट वगैरह मैंने लगाई रखी है और अब आपको देते हैं इस अर्टिगा की ड्राइविंग डिटेल्स जो आपके लिए जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो टिपिकल वे से अगर बात करी जाए तो सबसे पहले तो बात होनी चाहिए अर्गोनॉमिक्स की इस गाड़ी के। और मारुति है तो यहाँ अगर आप देखेंगे टिपिकल कंट्रोल्स हैं। किसी भी कंट्रोल को यूज़ करने में या चेक करने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आती है। लेफ़्ट साइड में अपने मीडिया कंट्रोल्स हैं, आगे नॉब्स दे दी गई हैं उसके लिए। म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स यहीं पे हैं और AC कंट्रोल ऊपर, लाइटिंग वगैरह। तो अर्गोनॉमिकली किसी भी तरह का कोई इशू आपको इस अर्टिगा के अंदर तो देखने को नहीं मिलने वाला। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप सॉर्टेड रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी के लिए आप फ्रंट ग्लास एरिया तो पूरा देख ही पा रहे हैं और इवन डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का काफ़ी बड़ा है अगर नॉर्मल छोटी गाड़ियों से कंपेयर करके बताऊं तो। ओवरऑल अगर बात करें तो फ्रंट विजिबिलिटी सही रहती है, बट बीइंग एन MPV तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर SUV टाइप वाली विजिबिलिटी आ जाएगी या बोनट विजिबल रहेगा। ऐसे एस्पेक्ट इस गाड़ी के साथ नहीं रहने वाले हैं। उसके लिए आप XL6 पे अपग्रेड या स्विच कर सकते हैं। उसमें फिर भी थोड़ा सा फ्लैट बोनट है और इतना ज़्यादा एरोडायनामिक डिज़ाइन नहीं है, तो उसके अंदर आपको विजिबिलिटी डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है बोनट की। बट इसके अंदर उतनी ज़्यादा फ्रंट विजिबिलिटी आपको नहीं आने वाली है। उसके अलावा बात करें तो ग्लास एरिया इस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा है, तो ड्राइवेबिलिटी के दौरान आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी और आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे इस गाड़ी के साथ। साइड की तरफ आ जाएं तो ORVM के अंदर आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको मिलती है और अगेन कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आती है। IRVM के अंदर पूरी विजिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। हालांकि जब पीछे पैसेंजर्स बैठ जाते हैं और हेडरेस्ट वगैरह ऊपर कर लेते हैं तो थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। अब विजिबिलिटी वगैरह की बात हो गई। ये VXI CNG वेरिएंट है तो इसके अंदर कोई कैमरा वगैरह तो आता नहीं है, सिर्फ रेयर में आपको असिस्ट करने के लिए पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। तो कैमरा वगैरह वाला एस्पेक्ट वहाँ यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं ड्राइवर्स कंफर्ट की तरफ। तो दोस्तों, MPV कभी भी एक ड्राइवर्स कार तो होती नहीं है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट उतनी ज़्यादा बढ़िया, उतनी ज़्यादा खास नहीं है। पेडल प्लेसमेंट हालांकि मेरे को इस गाड़ी की अच्छी लगी और स्टेयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट वगैरह आपको दी गई है, सीट के अंदर एडजस्टमेंट वगैरह आपको दी गई है और सीट हाइट एडजस्टमेंट इस वेरिएंट के अंदर नहीं आती, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और ड्राइवर कंफर्ट में कुछ चीज़ें और होती हैं जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल वगैरह, वो भी इस वेरिएंट के अंदर आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। तो ओवरऑल ड्राइवर्स कंफर्ट में गाड़ी ठीक ठाक है। हालांकि मेरी जैसी डायमेंशन के साथ काफ़ी सारी गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हैं, बट स्टिल अगर इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात करी जाए तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स है। कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ड्राइवर सीट का मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। कमी कहाँ है? तो कमी एक तो आप देख रहे होंगे कि विड्थ में उतनी ज़्यादा वाइड नहीं है ये गाड़ी, और दूसरी कमी अंडर थाई सपोर्ट आगे की सीट पे भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब मेरी डायमेंशंस की बात करें तो आप मेरी डायमेंशन तो जानते ही हैं, मैं हूँ 5'10" और थोड़ा सा हेल्दी हूँ, तो वो चीज़ें हैं। बाकी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ जो कि है अपने ड्राइविंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स। वहाँ बात करते हैं और चीज़ों की डिटेल के अंदर। चलिए दोस्तों, अब एंगल चेंज कर दिया है और अब आपसे बात करते हैं इस पर्टिकुलर अर्टिगा VXI CNG की ड्राइवेबिलिटी की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया MPV या यूटिलिटी सेगमेंट की ये व्हीकल है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ड्राइविंग एस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं गाड़ी के, और
ये गाड़ी जहाँ मैंने इतनी एक्सपीरियंस कर ली है, और इससे पहले भी कई बार अर्टिगा आपके लिए रिव्यू करी है, शायद साल 2 साल पहले भी रिव्यू करी थी, तो अब बताता हूँ आपको डिटेल में एक एक एस्पेक्ट ड्राइवेबिलिटी से रिलेटेड। ड्राइवर्स कंफर्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया कि वहाँ पे समस्या तो है, बट स्टिल ठीक ठाक है, क्योंकि हर कोई मेरी जैसी डायमेंशंस के साथ नहीं आता है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी पार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंजन की। तो इस गाड़ी के अंदर आपको K15C 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं 5 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक। हालांकि CNG में सिर्फ आपको 5 स्पीड मैनुअल ही देखने को मिलेगा। और ओवरऑल इस इंजन की अगर बात करी जाए तो ये इंजन काफ़ी सारी गाड़ियों में शेयर करता है मारुति, और इस इंजन से कभी कोई शिकायत नहीं रही है। तो इस गाड़ी के साथ क्या एस्पेक्ट है, तो मैंने 6 लोगों के साथ भी इस गाड़ी को चला के देखा है। ओवरऑल रिस्पॉन्स ठीक ठाक है, बट CNG गाड़ियाँ जिन्हें चलाने की आदत है, ये पॉइंट उनके लिए नहीं है। जो पेट्रोल गाड़ियों से CNG गाड़ी पर स्विच होने की सोच रहे हैं, तो उन्हें पहले से बता दूं कि CNG गाड़ियों को थोड़ा सा रेव करके ही चलाना पड़ता है, तो वो चीज़ ध्यान देने वाली है। पावर फिगर्स की बात करें तो 87 bhp के साथ 121.5 Nm का टॉर्क आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। और एक रेफरेंस पॉइंट के लिए अगर आपको बताऊं, तो जैसे मैं एक बलिनो ओनर हूं, तो उसके अंदर आता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, जो आपको ऑफर करता है अराउंड 90 bhp की पावर, और साथ में 114 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.2 लीटर इंजन के बराबर की पावर आपको देखने को मिल रही है। टॉर्क इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, पावर 1.2 में, पेट्रोल में थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ड्राइवेबिलिटी की बात अब कर लेते हैं डिटेल के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे लोग बैठा के भी मैंने इस गाड़ी को चला के देखा, तो गाड़ी चलती तो है, चलने में कोई परेशानी नहीं आती है, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हाई रेव्स पे इस गाड़ी को चलाना पड़ेगा, तभी आपको कंफर्टेबिलिटी आएगी इस गाड़ी को डेली लाइफ में यूज़ करने में। और जो लोग CNG गाड़ियाँ चलाते हैं, वो लोग जानते भी हैं कि पेट्रोल पे जैसे ही वो अपनी गाड़ी को स्विच करते हैं या फिर किसी और की पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं, तो उन्हें एक अलग ही ईज़ ऑफ ड्राइविंग फील होती है। मैं उसी चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब पावर वगैरह की बात हो गई, तो इन एनी केस ये गाड़ी आपको परेशान नहीं करेगी, और अगर परेशान करती भी है तो CNG गाड़ियाँ मैनुअल में ही आती हैं ज़्यादातर, तो आप एक डाउन शिफ्ट मार के पावर बैंड में अपनी गाड़ी को ला सकते हैं। हालांकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो कोई लैग वगैरह वाला सीन इस गाड़ी के अंदर वैसे भी नहीं है। अब पावर के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो कि होती है ब्रेकिंग। तो इस गाड़ी की ब्रेकिंग की अगर बात करी जाए, तो ब्रेकिंग में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ये गाड़ी। और जितनी भी MPVs मैंने चलाई हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कार्स, अगर हम सेडान से या हैचबैक से इन्हें कंपेयर करें, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा एप्ट इनकी नहीं होती है। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती हैं, और टायर साइज़ का भी बहुत बड़ा पार्ट आता है। यहाँ 15 इंच के टायर्स आते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो हो सकता है कि इस वजह से ब्रेकिंग परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी निकल के ना आ रही हो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो CNG के साथ आता ही आता है, माइलेज। तो दोस्तों, इस गाड़ी के ऊपर मैंने आपको 3 माइलेज टेस्ट दे रखे हैं। एक है 1 kg CNG का, एक है फुल टैंक CNG का, और तीसरा है CNG गाड़ी की पेट्रोल माइलेज। तो आप उन 3 वीडियोस से तो माइलेज का आइडिया ले ही सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि मैंने काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस करा है इस गाड़ी को, तो मेरे एक्सपीरियंस में माइलेज इसकी एनी टाइम 25 के आसपास की निकल के आ जाती है। आप किसी भी तरह से इस गाड़ी को चलाएं, और बहुत ज़्यादा रफ तरीके से चलाएंगे तो उससे भी डाउन होगी। बट ट्रैफिक कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी ट्रैफिक कंडीशन में अगर आप इस गाड़ी को वाइजली यूज़ करते हैं, तो 25 के आसपास की माइलेज ये गाड़ी आपको दे देती है। ARAI क्लेम्ड माइलेज है 26 की, और मैंने पर्सनली इस गाड़ी से कितनी माइलेज निकाली है, तो दोस्तों 30 या 35 से ऊपर की भी माइलेज मैं इस गाड़ी से अचीव कर चुका हूँ। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा माइलेज टेस्ट पे, उसमें आपको ज़्यादा आइडिया मिल पाएगा। बाकी दोस्तों, CNG गाड़ियाँ नॉन AC तो मैं नहीं चलाता हूँ, क्योंकि CNG में कोई उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। प्लस खर्चे की भी बात नहीं है, आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहने लग गई है, तो गाड़ी CNG हो या पेट्रोल हो, ओवरऑल AC के साथ ही चलती है ऑल टाइम। तो यहाँ पे AC का रिस्पॉन्स मेरे को आगे हो या पीछे की सीट्स पे हो, काफ़ी अच्छा देखने को मिला, जो कि एक एडेड कन्वीनियंस और एडेड कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, तो जनरली लेने से पहले ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी गाड़ी में कूलिंग की मैनेजमेंट उस तरह से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बट इस गाड़ी के अंदर आपको AC से लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जो कि है NVH लेवल्स। तो इस गाड़ी के अंदर NVH लेवल्स किस तरह के रखे गए हैं वो आपको बता देता हूँ। तो 1.5 लीटर K15C आपको बता दिया। तो दोस्तों, नॉइज़ वगैरह तो इंजन के अंदर नहीं है, बट हाई रेव्स पे जब आप इसे चलाते हैं तो डेफिनेटली थोड़ी सी नॉइज़ केबिन में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं
डाउनशिफ्ट कर दिया मैंने आपके सामने, और थोड़ा सा हाई रेव पे चला के आपको सुना भी देता हूँ क्या कुछ एस्पेक्ट रहता। 3000 RPM, 3500 RPM और ये 4000 RPM। इससे ज़्यादा तो मैं यहाँ पे आपको चला के नहीं दिखाऊंगा, कोई खाली रोड होती तो बात और थी, बट 4000 RPM पे कैसी नॉइज़ आती है, किस तरह की नॉइज़ आती है आपने सुन लिया। और इंजन पूरी तरह से रिफाइंड है, तो वहाँ कोई दिक्कत परेशानी मेरे को नहीं आती है। तो नॉइज़ लेवल्स तो इस गाड़ी के ठीक ठाक हैं। बाकी किसी भी गाड़ी को आप हाई रेव्स पे चलाएंगे तो केबिन में तो नॉइज़ आनी ही है। वाइब्रेशन की बात करें तो कोई वाइब्रेशन नहीं है इस गाड़ी के अंदर, और पेट्रोल इंजन हार्श तो होते भी नहीं है, तो वो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों सस्पेंशन वगैरह इस गाड़ी के कंफर्ट की तरफ ट्यून करे गए हैं, और 7 सीटर कार है, तो अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन रख दिए जाते तो कहीं ना कहीं गाड़ी बैठ जाती है जैसे जैसे लोड एड ऑन होता है गाड़ी के अंदर। बट इसके अंदर ऐसा कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। कंफर्ट की तरफ ट्यून तो है, बट वेल मैनेज सस्पेंशन है, और ओवर द टाइम कई सारे अपडेट्स आ चुके हैं अर्टिगा के अंदर। ये शायद सेकंड या थर्ड जनरेशन ऑफ अर्टिगा है जो मैं आज ड्राइव कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप से मुझे कोई खास शिकायत इस गाड़ी के नहीं है। और बाकी आप में से जितने भी लोग अपनी कैब्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो लोग चाहे ओन ना करिए उन्होंने अर्टिगा, बट एक्सपीरियंस ज़रूर करी होगी, तो उस हिसाब से आप भी अपने थॉट्स लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कंफर्ट को लेके आपका क्या कहना है, पर्टिकुलरली अर्टिगा की अगर बात करी जाए। अब सस्पेंशन के साथ साथ कई सारी चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी और ओवरऑल ड्राइविंग एस्पेक्ट, राइड क्वालिटी वगैरह। तो दोस्तों राइड क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव चलाने के लिए नहीं होती है, ये MPV टाइप की गाड़ियाँ, तो वो चीज़ तो आपको ध्यान देने वाली है ही। बाकी सामने आप देखेंगे तो मेरे XL6 जा रही है, तो ये एक और ऑप्शन बन जाता है आपके लिए, और ये भी अब CNG में आ चुकी है। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि आपको अगर 6 सीटर की रिक्वायरमेंट है तो XL6 का रिव्यू मैंने ऑलरेडी आपके लिए करा हुआ है। आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और चुन सकते हैं कि आपको एक 6 सीटर या फिर 7 सीटर ऑप्शन लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और डिटेल्स की जो कि अगेन ड्राइविंग में आपको काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करते हैं, तो वो है ये स्टीयरिंग। दोस्तों स्टीयरिंग और टायर दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा असिस्ट करती हैं, क्योंकि स्टीयरिंग आपके कॉन्टैक्ट में रहता है और टायर्स रोड के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। ओवरऑल हाईवे पे रनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग परचेज़ करते हैं अर्टिगा को, चाहे पेट्रोल हो चाहे CNG, क्योंकि 7 सीटर कार जनरली हाईवे के काफ़ी काम आती हैं फैमिलीज़ के। तो इस गाड़ी का क्या एस्पेक्ट है स्टीयरिंग को लेके, तो दोस्तों स्टीयरिंग आपको सही लगने वाला है और ओवरऑल ठीक ठाक वेट या ऐड कर लेता है अपनी हाई स्पीड के अंदर, और नॉर्मल सिटी स्पीड्स वगैरह में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है इस गाड़ी के साथ, या फिर ऐसा बोलूँ इस स्टीयरिंग के साथ। अब इसके बाद बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, कि अगर आप हाईवे वगैरह पे जा रहे हैं तो कहीं भी हाईवे बंद होते हैं या हाईवे में कंस्ट्रक्शन हो रही होती है और फुल लोड के साथ अगर आप होते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस का क्या एस्पेक्ट रहता है। तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस भी अगेन जैसा कि मैंने आपको सस्पेंशन पार्ट में बताया कि वेल मैनेज किया गया है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको परेशान नहीं करती है इस गाड़ी के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। हालांकि आगे का बम्पर और उसका बम्पर का जो लोअर लिप होता है वो आपको इन सम केसेस थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, और कुछ अग्रेसिव जगहों पे आपका टच भी हो सकता है नीचे की तरफ। बट ऐसे बोलूँ कि गाड़ी बहुत ज़्यादा रगड़ती है या बहुत ज़्यादा परेशान करती है फुल लोड के साथ, तो ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है। अब सस्पेंशन के साथ साथ कई सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री आती हैं एक गाड़ी के अंदर, तो उनकी बात शायद मैंने पहले नहीं करी, अब आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस गाड़ी की हैंडलिंग की अगर बात करी जाए तो जनरली ये जो MPVs होती हैं ये क्रूजिंग के लिए होती हैं, हाईवे क्रूजिंग के लिए होती हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव चलाने के लिए नहीं होती हैं। तो हैंडलिंग वाला एस्पेक्ट ज़्यादा मायने रखता है अपनी हाई पावर्ड कार्स में या टर्बो इंजन वाली गाड़ियों में। तो इस गाड़ी के अंदर हैंडलिंग ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब हैंडलिंग है या आपको परेशान करेगी, बट अगर आप इसे अग्रेसिव चलाएंगे तो डेफिनेटली हर किसी से ये गाड़ी कंट्रोल नहीं होने वाली है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब हाईवे पे आप देखेंगे तो आजकल ये हाल है, तो आप कहाँ भगा के जाएंगे अपनी कोई सी भी गाड़ी, कितनी भी पावर हो या कितना भी उसमें टर्बो इंजन लग रहा हो, आप खुद बताइए मुझे। इस टाइम मैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे मेन लेन में रुका हुआ हूँ, तो आप ये चीज़ें नोट कर सकते हैं। अब जब रुकी गया हूँ तो क्लच की बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लच एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट हम बात कर रहे थे हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग ओवरऑल इस गाड़ी की ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं करने वाली है, और अगर आप अग्रेसिव चलाते हैं अपनी इस गाड़ी को तो डेफिनेटली आपको थोड़े टाइम में आदत लग जाएगी।
अब बात तो करनी थी नेक्स्ट अपनी हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, बट इस स्पीड में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है हाई स्पीड स्टेबिलिटी के बारे में बात करना, तो बात कर लेता हूँ इस गियरबॉक्स की और अपने क्लच की। तो दोस्तों 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है और क्लच टिपिकल मारुति वाला क्लच है, कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। और इन एनी वे ये क्लच वगैरह यही है गियरबॉक्स आपको परेशान नहीं करने वाला है। और जनरली मारुति से बेस्ट मैनुअल गियरबॉक्सेस वैसे भी और किसी ब्रांड के पास तो है नहीं। तो ओवरऑल अगर डेली यूजेबिलिटी में बात करें, इवन अगर आप इस गाड़ी को एज अ सिटी कार भी परचेज करते हैं, जो कि मोस्टली लोग करेंगे नहीं इसकी साइज़ की वजह से, तो भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं अपने कुछ और एस्पेक्ट्स की, जैसे कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी वगैरह। तो हाई स्पीड में स्टेबल रहती है, बट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं। और जैसा कि ब्रेकिंग पार्ट में मैंने आपको बताया कि ब्रेकिंग उतनी ज़्यादा बढ़िया एमपीवी सेगमेंट की गाड़ियों की नहीं होती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाई स्पीड तो आप गाड़ी को चला लेंगे, भले ही वो उतनी ज़्यादा स्टेबल हो या ना हो, बट अगर आपको ब्रेक लगानी पड़ गई तो आपके लिए बड़ी परेशानी वो बन सकती है। यही रीज़न है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं। तो दोस्तों ये गाड़ियाँ ज़्यादा पावर के साथ, बेहतर ब्रेकिंग के साथ और ज़्यादा बढ़िया स्टेबिलिटी के साथ आती हैं और एक ज़्यादा बेहतर ब्रांड वैल्यू के साथ आती हैं, इसीलिए इन गाड़ियों का पैसा होता है ज़्यादा। अब ओवरऑल हाई स्पीड स्टेबिलिटी में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ, तो दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस में तो गाड़ी जस्टिफाइड है और ओवरऑल आपको परेशान नहीं करती है। बट अब जहाँ सस्पेंशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात हो ही रही है, तो बात करनी और ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी रोल से रिलेटेड। तो बाय चांस सही जगह पे आ गया हूँ जहाँ आप थोड़ा बहुत बॉडी रोल एक्सपीरियंस भी कर पाएँ और देख भी पाएँ, क्योंकि ऊंची गाड़ी है, लंबी गाड़ी है और जितने लोड के साथ होगी तो कहीं ना कहीं बॉडी रोल तो इस गाड़ी के अंदर है। बट इस टाइम अगर आपको स्पीड बताऊँ, शायद स्पीडोमीटर आपको ना दिख रहा हो, तो अराउंड 60 की स्पीड में और प्रॉपर एक टर्न आ रहा है। हाई स्पीड टर्न वगैरह भी मैंने इस गाड़ी पर लेके देखे, तो जैसा कि मैंने बताया कि ओवरऑल मैनेज करना आना चाहिए, हर चीज़ आप इस गाड़ी के साथ कर सकते हैं। बट बॉडी रोल की अगर बात करें, तो बॉडी रोल जितना ज़्यादा लोड होता है गाड़ी के अंदर, उतना ही ज़्यादा एविडेंट आपको इस गाड़ी के अंदर फील करने को मिलने वाला है। अब ओवरऑल ड्राइविंग एस्पेक्ट्स की तो बात हो गई, एक आध बात और है जो कि है सिटी से रिलेटेड। अब सिटी में एंटर कर ही रहा हूँ तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को सिटी वगैरह में यूज़ करेंगे तो टर्निंग रेडियस गाड़ी का थोड़ा ज़्यादा है, उस चीज़ से आपको हो सकता है परेशानी हो। बाकी गाड़ी की डायमेंशंस बड़ी हैं और इस वेरिएंट के अंदर कैमरा वगैरह नहीं है, तो कुछ लोगों को पार्किंग वगैरह में परेशानी आ सकती है। और सिटी में अगर मैनेज वगैरह करना हो इस गाड़ी को तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी बन सकती है। अदरवाइज़ वैसे तो इतनी बड़ी गाड़ी सिटी के लिए होती नहीं है। बट अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो जनरली बीपीओज वगैरह में जितनी भी कैब्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं वो अर्टिगा सीएनजी ही होती हैं, और एक एक गली में, एक एक सिटी के कोने में वो लोगों को लेके आते हैं काम करने के लिए। तो उस हिसाब से भी इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा यूसेज लिया जाता है, तो वो एस्पेक्ट देखने वाला है, क्योंकि वो लोग भी चला ही रहे हैं। तो इन केस आपकी फैमिली बड़ी है और आप रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिटी के लिए अलग गाड़ी लेंगे और इसे हाईवे के लिए लेके खड़ी करेंगे। तो उससे बढ़िया है कि आप एक ही गाड़ी ले लें, उससे ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट वगैरह भी आ जाता है आपको कि दो गाड़ियों की इंश्योरेंस नहीं भरनी, दो गाड़ियाँ मेंटेन नहीं करनी, और एक ही गाड़ी को आप सिटी और हाईवे हर जगह यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से। अब थोड़ा सा आउटलाइन आपको दे देता हूँ कंपटीशन का। तो दोस्तों वैसे तो इस सेगमेंट में कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है नहीं, बट अब जैसे जैसे मार्केट ग्रो कर रही है, तो एक किया की कैरेंस आप लोगों ने गाड़ी सुनी होगी और मैंने रिव्यू वगैरह भी दिए हुए हैं उस गाड़ी के भी। तो किया की कैरेंस इस गाड़ी की थोड़ी सी प्राइमरी राइवल आप मान सकते हैं, और वो गाड़ी भी आप इसके बजाय चुन सकते हैं, क्योंकि वो भी ओवरऑल एक अच्छी गाड़ी है इस सेगमेंट के अंदर। बाकी जो लोग इस गाड़ी को कंपेयर करते हैं ट्राइबर के साथ, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ट्राइबर और इसे कंपेयर ना करें। सिर्फ एक नाम 7 सीटर होना और एमपीवी होना कोई कंपैरिजन का बेस नहीं होता है। बहुत अलग गाड़ियाँ हैं दोनों। 4 मीटर में 7 लोग बैठाना ईजी काम नहीं है, ड्राइवर ने वो काम करा है, काफ़ी अच्छी बात है। बट अगर जेन्युइनली किसी को 7 लोग लेकर ट्रैवल करना है और वो ड्राइवर का टॉप एंड वेरिएंट और इस अर्टिगा का बेस वेरिएंट देख रहा है, तो आई वुड से कि आप अर्टिगा को ही पिक करें तो बेहतर बात रहेगी, क्योंकि गाड़ी में पावर वगैरह हो या ना हो, फीचर्स वगैरह हो या ना हो, बट स्पेस वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों के ट्रैवल करने के लिए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।